ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। समाजशास्त्र उनके लिए नया विषय हो सकता है क्योंकि 12वीं तक उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में नहीं पढ़ा है। क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको कि हम समाज का विज्ञान कह सकते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत अनेक विज्ञान आते हैं और उन अन्य विज्ञानों का समाजशास्त्र से क्या संबंध होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। परंतु अब पहले हम एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र के जनक अगस्त्य कॉम्टे हैं और समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों, संगठनों, समुदायों, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कि सारे विषय समाहित हमको दिखाई देते हैं। समाजशास्त्र वास्तव में समाज का विज्ञान है। अगर हम कहें कि समाजशास्त्र क्या है तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्यों समाज का विज्ञान है? क्योंकि समाज के अंदर परिवार और परिवार के अंदर मनुष्य निवास करते हैं। अब परिवार रक्त संबंधियों से मिलकर के बनता है। परिवार एकाकी भी होते हैं, परिवार संयुक्त भी होते हैं और समाज के अंदर ये दोनों परिवार निवास करते हैं, एकाकी भी और संयुक्त भी। ये परिवार जैसी बेसिक यूनिट समाज की होती है, या हम इसको कह लें कि ये प्राथमिक इकाई है जो परिवार होती है और ये समाज की बेस होती है। समाजशास्त्र के अंदर हम अध्ययन करते हैं सामाजिक संबंधों का। सोशल रिलेशनशिप का। ये जो संबंध होते हैं ये मनुष्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। मैकाइवर पेज ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि समाजशास्त्र के अंदर या सामाजिक संबंधों का जो जाल है वो हमको समाज में दिखाई देता है। तो सामाजिक जो संबंध होते हैं उन संबंधों को हम अपने परिवार के अंतर्गत देख सकते हैं। क्योंकि हम जब परिवार से बाहर आएंगे तो फिर हम दूसरे संगठनों की, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। परंतु जो सामाजिक संबंध पहले हमको दिखाई देते हैं वो होते हैं परिवार के अंदर, हम उसको देख सकते हैं। फिर सामाजिक संबंध होते हैं वो सामाजिक समूहों के अंदर भी हमको उसका अध्ययन देखने को मिलता है। अब समाज के अंदर बहुत सारे समूह पाए जाते हैं, उन समूहों का भी हम अध्ययन करते हैं। अब समूह कौन कौन से हो सकते हैं? समाज के अंदर अनेक प्रकार के समूह होते हैं। जब हम और डिटेल में अध्ययन करेंगे तब आपको पढ़ाएंगे प्राथमिक और द्वितीयक समूह। दो प्रकार के समूह होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनका भी हम समाज के अंदर अध्ययन करते हैं। और हम समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इंटरैक्शन किस प्रकार से किया जाता है, सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो समाजशास्त्र के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। इसमें सामाजिक समूह पाए जाते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं। ये हम चार चीज़ें बेसिक इसी मान करके चलते हैं कि ये समाजशास्त्र की बेस है। इसके अंतर्गत हमको ये चारों चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्र में हम करते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि समाज क्या है तो समाज व्यक्तियों की अधिकता है, बहुलता है।
अगर हम समाज की बात करते हैं तो क्या होगी, व्यक्तियों की बहुलता है। या ग्रुप है या बल्क के अंदर मनुष्य हमको दिखाई देते हैं। अब समाज पूरे अगर हम विश्व में देखते हैं तो सभी जगह पर हमको समाज दिखाई देते हैं, क्योंकि मनुष्य की एक आदत है कि वो समूह के अंदर निवास करता है। ये चीज़ हमको जानवरों में भी दिखाई देती है, परंतु उनमें किसी प्रकार की कोई संस्कृति नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, तो इसलिए वो हमको इस तरह से समूह के अंदर दिखाई तो देते हैं, परंतु वो एक जगह पर निवास करते हुए नहीं रहते हैं। समाज के अंदर हम व्यक्तियों की बात करते हैं तो व्यक्तियों की हमको अधिकता दिखाई देती है। फिर सामाजिक संबंध समाज में पाए जाते हैं। जितने भी सोशल रिलेशन होते हैं वो समाज के अंदर पाए जाते हैं। जब हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो परिवार से निकल करके व्यक्ति जब समाज में आता है तब उसके जो संबंध होते हैं वो बदल जाते हैं। परिवार के अंदर उसके संबंध भिन्न होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जाने पर उसके रिलेशन डिफरेंट दिखाई देते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर तीसरी बात आती है समाज के अंदर अंतःक्रिया वाली बात, जो कि मैंने इधर भी आपको समाजशास्त्र में दिखाई थी। अंतःक्रिया, इसके बिना समाज में कोई काम नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है ये व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करते हैं। क्योंकि व्यक्तियों के हित, व्यक्तियों की इच्छाएं, ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक संगठनों के माध्यम से होती है, और सामाजिक संगठनों के अंदर अंतःक्रिया का होना, सामाजिक संबंधों का होना अति आवश्यक होता है। तो ये हमने देखा समाज शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए और समाज के अंदर हमको क्या दिखाई देता है। इसके बाद में आता है समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं, समाज एक व्यवस्था है। समाज को हमने व्यवस्था क्यों कहा है? क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो समाज को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि उससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उनके हितों की, उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। इसलिए समाज को हमने एक व्यवस्था का नाम दिया है। फिर दूसरे नंबर पे समाज अमूर्त होता है। समाज को हमने अमूर्त क्यों कहा है? क्योंकि समाज के अंदर सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अब सामाजिक संबंधों का जाल, ये मैकाइवर पेज ने भी इसी को परिभाषित भी किया है। सामाजिक संबंधों का जाल इसलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति है या समाज के अंदर इस प्रकार से इसको हम कह दें ये समाज है। अब इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं और इसमें परिवार भी है। व्यक्ति परिवार के अंदर अलग प्रकार से अपने सामाजिक संबंधों का निर्वाह करता है, परंतु जब परिवार से बाहर आता है तब उसके सामाजिक संबंधों बदल जाते हैं। किस प्रकार से बदल जाते हैं? अगर वो यहाँ पर किसी और पद पर स्थित है तो उसके काम करने का तरीका बदल जाएगा। वहाँ पर उसका सामाजिक संबंध या उसके रिलेशन दूसरों के साथ में अलग प्रकार से व्यवहार करेंगे। और समाज के अंदर इस प्रकार से कई व्यक्ति अलग अलग पदों पे काम करते हैं, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार से व्यक्तियों के अंदर जो जाल हमको दिखाई देगा वो भिन्न रूप से होगा। इसलिए समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं। अब आप इसको, ये तो मैंने चित्र के माध्यम से बताया, परंतु यदि हम एक परिवार के अंदर माता पिता या बच्चों के बीच में ये कहें कि
इनकी क्या रिलेशन है और कितनी क्वांटिटी में है या कितने किलो हैं तो हम नहीं बता सकते। केवल हम ये बता सकते हैं कि ये इनसे इतना प्यार करते हैं। तो सामाजिक संबंधों का जो जाल है वो अमूर्त होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अमूर्त इसलिए होता है क्योंकि वो समझ में आता है परंतु दिखाई नहीं देता है। और अंतःक्रियाएं, जब समाज अमूर्त है, सामाजिक संबंधों का इसमें जाल है, और अंतःक्रियाएं इन्हें बिना इंटरेक्शन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि समाज के अंदर व्यक्ति जब संबंध बनाता है तो उसका अंतःक्रिया करना अति आवश्यक हो जाता है। समाज इसलिए हम अमूर्त नाम देते हैं। नंबर 3, समाज व्यक्तियों के बाहरी रूप को कहते हैं। अब अगर हमें एक भीड़ दिखाई दे रही है या हमें एक समूह दिखाई दे रहा है तो उस समूह को देख कर के हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान नहीं लगा सकते हैं जब तक कि हम उस व्यक्ति से अंतःक्रिया नहीं करते हैं या उसके साथ में हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन में या अन्य जगह पर कोई हमारे रिलेशन ना हो, तब तक हम उस व्यक्ति के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते। केवल हम उस समूह को बाहरी रूप से कि यहाँ पर व्यक्ति पाए जाते हैं, ये एक समूह है या एक ग्रुप है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नंबर 4, समाज की विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। ये तो निश्चित रूप से समाज के अंदर समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के अंदर भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति की सोच भिन्न है। तो निश्चित रूप से समाज के अंदर हमको भिन्नता देखने को मिलती है और जो भिन्नता देखने को मिलती है वो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग संगठनों के साथ में जुड़ने के कारण देखने को मिलती है। अब जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में काम करता है, कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में कोई पंडित है, कोई दूसरी जगह पर काम करता है, कोई राजनीति के अंतर्गत है, नेता है, तो सबके व्यवहार में भिन्नता हमको इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग है। वो एक जैसे व्यवहार कदापि नहीं कर सकते। भिन्नता से कभी समाज नहीं बनता है, ये हम मान लेते हैं। परंतु यदि बहुत ज़्यादा भिन्नता होगी तो निश्चित रूप से समाज की नींव नहीं डलेगी। समाज के अंदर समानता का होना अति आवश्यक है। उनके उद्देश्य समान होना चाहिए, उनके हित समान होने चाहिए, उनकी वैल्यूज़ समान होना चाहिए। इसी प्रकार से जब वो अंतःक्रिया करते हैं तो उनके व्यवहारों के अंदर भी समानता होनी चाहिए, तभी समाज के अंदर व्यवस्था हमको दिखाई देगी। क्योंकि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे हितों के अंदर, हमारे उद्देश्यों के अंदर समानता का होना अति आवश्यक होता है। इसके बाद आता है बेसिक एलिमेंट, समाज के मौलिक तत्व। अब सामाजिकता की भावना हमको समाज में दिखाई देती है। जब मनुष्य समाज में निवास करता है तो वो अपने अपने धर्म में, जातियों में और समूहों में विभाजित होता है और जहाँ पर उसको अपने लोग दिखाई देते हैं वहाँ पर उसकी जो ताकत है वो हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बढ़ी हुई दिखाई देती है। समाज के अंदर वो जो सामूहिकता की भावना होती है वो हमें सभी जगह पर दिखाई देती है। वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी संगठन को मानने वाला हो, ये हमको समाज में दिखाई देती है। पारस्परिक संबंध, जब मनुष्य समाज में निवास करता है
तो उसके इंटरेक्शन होते हैं, उसकी अंतः क्रियाएँ होती हैं, वो सामाजिक संबंधों का जाल बनाता है और अपने उस जाल के चारों तरफ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने हितों की पूर्ति करता है। इसलिए उसको सामाजिक संबंध बनाना अति आवश्यक हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि समाज के अंदर केवल मनुष्य ही निवास नहीं करते हैं, समाज के अंदर अन्य जीव जंतु भी निवास करते हैं। तो हम ये कहें कि केवल समाज मनुष्यों तक ही सीमित रहता है, ऐसा नहीं है। अन्य जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी अपना एक समाज होता है, वो भी एक संगठित रूप से काम करते हैं, संगठित रूप से रहते हैं। परंतु जीवों के अंदर एक चीज़ की कमी होती है कि उनकी कोई संस्कृति नहीं होती है। मनुष्यों के अंदर एक संस्कृति होती है, जो संस्कृति को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। अब यहाँ पर हमको समानता और भिन्नता भी समाज के अंदर दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हमको जो बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है वो समाज के अंदर उसका व्यवहार भी सेम वैसा का वैसा ही होगा जैसा कि हम सोचते हैं। कई व्यक्ति के व्यवहार हमको मधुर लगते हैं और कई के व्यक्तियों के व्यवहार हमको ठीक नहीं दिखाई देते हैं। तो समाज के अंदर सभी प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों में समानता होती है, कुछ में भिन्नता होती है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग व्यक्तियों के व्यवहारों में भी हमको, उनके काम करने के व्यवहारों में भी हमको भिन्नता दिखाई देती है। समाज के अंदर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताएं समाज के अंदर ही रह कर के पूरी की जा सकती हैं। परिवार के अंदर रह कर के बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। धार्मिक संगठनों के अंदर रह कर के मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनोरंजन के जितने साधन हैं वो सांस्कृतिक संगठन के द्वारा किए जाते हैं, न्यायिक संगठन के द्वारा अलग प्रकार की। तो अलग अलग जितने संगठन हैं उनके माध्यम से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब जो संगठन का स्तर होता है वो भी भिन्न होता है, क्योंकि समाज के अंदर जो प्राचीन समाज था उसको अगर हम देखते हैं तो वो सरल समाज था और जैसे जैसे समाज का विकास होता गया वैसे वैसे उसका स्तर भी बदलता गया। तो जब समाज के अंदर सरल समाज था तब संगठन अलग प्रकार के हुआ करते थे। परिवार के द्वारा ही सारे काम कर लिए जाते थे, चाहे धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी प्रकार के एक ही परिवार के माध्यम से सारे काम किए जाते। परंतु जब जैसे जैसे समाज उन्नत होता गया तो ऑर्गेनाइजेशन का स्तर भी हमको बदलता हुआ दिखाई दिया। उसके भी अलग अलग जितने काम थे उनमें हमको विभाजन देखने को मिला। अब जब ऑर्गेनाइजेशन का स्तर बदला तो धीरे धीरे व्यक्तियों के काम करने के तरीके भी हमको बदलते हुए दिखाई दिए। व्यक्तियों की स्थिति बदल गई, व्यक्तियों की भूमिका बदल गई, समाज के अंदर स्पेशलाइजेशन हो गया, समाज में श्रम विभाजन हो गया। ये चीज़ें हमको समाज के अंदर देखने को मिली। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ने लगा, उसकी उन्नति होने लगी, उसके अंदर एक सुदृढ़ता आने लगी। और समाज ऐसा नहीं है कि आज जो समाज है वो कल था और कल जो समाज आने वाला है वो ऐसा ही समाज और आगे रहेगा। समाज में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन हमेशा उन्नति की तरफ ले जाते हैं और ये कंटिन्यूटी, ये निरंतरता समाज के अंदर हमको हमेशा देखने को मिलेगी। सरल समाज से हम जटिल समाज की ओर आ गए हैं। समाज सिंपल था, आज हमें कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। हर चीज़ के स्पेशलाइजेशन हमको दिखाई देती हैं, हर चीज़ के अंदर हमें अलग अलग इंटरेक्शन दिखाई देते हैं, अंतःक्रियाएं अलग अलग हमको दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज के अंदर हमको दिखाई देती हैं।